इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है परिमेय संख्या से। रैशनल नंबर्स whose denominator is always equals to 1। मतलब वे परिमेय संख्या है जिनका डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन में जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको कहते हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें अगर उनका जो डिनोमिनेटर अगर वो 1 हो जाए तो वे सारे के सारे इंटीजर्स हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल लेके कि 4/5 क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे लिखा है 5। हाँ, अगर ये होता सिर्फ हमारा 4 तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये एक इंटीजर है। यहीं पे अगर किसी ने अगर आपको दे दिया -9/11 तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, ये एक परिमेय संख्या तो है, ये एक रैशनल नंबर है, बट ये एक इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, यहाँ पे 11 है, 1 नहीं है। हाँ, अगर यहीं पे ये होता सिर्फ -9 तो बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जिस भी संख्या के नीचे अगर कुछ ना लिखा हो तो उसके नीचे हम क्या हमेशा मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ऐसे ये भी क्या है, ये -9/1 लिखा हुआ है। सो मेरे ख्याल से आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो इसमें थोड़ा सा आगे की ओर भी चलते हैं, हम एक बार इस डेफिनेशन को और थोड़ा सा देखते हैं आगे। हमने देखा रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, वे सब इंटीजर्स कहलाते हैं ना। हम लिख भी देते हैं यहाँ पे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो इसमें आगे की और हम चलते हैं, जरा आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें है इंटीजर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं बात करूं जीरो की, तो जीरो इज एन इंटीजर, वो भी एक इंटीजर है, लेकिन ना ही तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। तो जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बना के दिखाना चाहूँ तो देखिए कैसे बना सकते हैं हम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखना, अभी मैं एक नंबर लाइन बनाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे बनाई। तो इसमें जो सेंटर का जो पॉइंट होता है वो जीरो होता है, उसके राइट साइड में जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको लिखते हैं हम बच्चों। तो ये प्लस इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। इधर लेफ्ट साइड में जीरो के माइनस में इंटीजर्स होते हैं, ये देखिएगा। और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक ऐसे चलते जाते हैं। तो जीरो जो है हमारा वो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक छोटा सा मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा इनकी, कैसे इनको ऐड करते हैं, कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैंने पूछा आपसे, मान लेते हैं कि भाई -2 प्लस और -4। देखिए -2 और को ऐड करना है -4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 6, लेकिन जो 2 का और 4 का साइन है वही साइन इसके साथ आएगा, तो ये बन जाएगा -6। इसके बाद है -2
और मैं माइनस करने जा रहा हूँ इसमें से इस बार माइनस के 4 को, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस माइनस साइन को अंदर वाले माइनस साइन के साथ। बेसिकली ये माइनस वन ही है, यूं भी कह सकते हैं हम। तो -1 मल्टीप्लाई -1 होता है प्लस का 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, तो ये आएगा आपके पास 2। इसके बाद अगर मल्टीप्लाई करें, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम -4 के साथ, देखो तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो होता है वो प्लस बन जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8। और प्लस के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है, +8 इज नॉट नेसेसरी, आप सिंपल 8 भी लिख सकते हो। तो -2 डिवाइड बाय -4, एक बार डिवीजन देख लेते हैं, तो ये क्या होगा, देखो बच्चों -2 अपॉन -4, तो देखिए -1 और -1 कट जाएगा, यहाँ से कट गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपके पास 1/2। तो देखो बच्चों ये है इंटीजर्स के बारे में हमने कुछ अभी जानकारी प्राप्त की है। तो इसमें कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्चुअली इंटीजर्स के बेसिस पे, तो एक बार उनको देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन चेक करते हैं जरा। ये हमारे कैट में, सी सेट में और सीडीएस वगैरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन उनको एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो पूरे के पूरे इंटीजर्स के बेसिस पे ही है एक्चुअली। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल ये है प्यारे बच्चों, इसको लिख लेते हैं एक बार। इफ n इज एन इंटीजर, अगर n एक इंटीजर है तो कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n will give an integral value of 16n square plus 7n plus 6 अपॉन में है n, तो यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है कि अगर n एक पूर्णांक संख्या है, अगर n एक इंटीजर है, तो बताओ इस n की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n विल गिव एन इंटीग्रल वैल्यू, मतलब यहाँ पे n की हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 16n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 6 अपॉन n, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आनी चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। मतलब एक सिंगल आपके पास एक नंबर आना चाहिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी था आपको। तो अब देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, तो और सीडीएस में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी सेट में भी। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको लिख लेते हैं दोबारा, 16n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 6, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में n है, मैं अलग अलग करके सबके नीचे n लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये लीजिए, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक n से यहाँ पे n कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 16n। ठीक है बच्चों, अब देखो n यहाँ पे एक इंटीजर है और 16 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो n यहाँ पे एक इंटीजर है, 16 भी यहाँ पे एक इंटीजर है, तो यहाँ पे तो आप कितनी भी वैल्यू रख लोगे, इनफाइनाइट वैल्यू रख लोगे, तो वो इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ से तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। आगे चलते हैं, प्लस इस n से ये n कट जाएगा, 7n के साथ जो n है, तो ये बचेगा सिर्फ 7। तो अब देखो यहाँ तक भी 7 भी एक इंटीजर है, तो कुल मिला के यहाँ तक जो है अभी तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। वी कैन नॉट डिसाइड हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n कैन बी देयर, ठीक है, बिकॉज
इनफाइनाइट यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख लेंगे हम n की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि n एक इंटीजर है और यहाँ तक की जो एक्सप्रेशन होगी वो इंटीजर ही बन के रह जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है हमारा 6/n। अब देखो, अब पूरा क्वेश्चन डिपेंड हो गया इस टर्म पे, 6/n, ये जो टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये पूरा क्वेश्चन अब इसी पे डिपेंड हो गया। यहां से जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। देखिए भाई, अगर मैं यहां पे n की जगह पे, देखिएगा इस 6/n को मैंने लिया, तो मैंने वही नंबर में यहां पे रख सकता हूं। जो ये जो n है ये इसका डिनोमिनेटर है, इसको डिवाइड करेगा 6 को। तो 6 को अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 से डिवाइड करने की, तो ये आएगा 6, एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 रखी। फिर 6/2 करके देखूंगा तो यहाँ से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पे देखो, यहाँ से भी इंटीग्रल वैल्यू आई जब हमने n की वैल्यू 2 रखी। ये सारी n की वैल्यूज हैं नीचे जो है बच्चों। अब देखिए 6/, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं, 6/3, तो क्या आएगा, 2 आएगा, ये भी इंटीजर आया। फिर मैंने रखा यहाँ पे 6/6, देखो बच्चों ये क्या आया, 1, ये भी एक इंटीजर वैल्यू आई। ठीक है, तो नीचे हम जो n की वैल्यूज रखी है वो कौन कौन सी रखी है, 1 2 3 6। तो बच्चों केवल 1 2 3 6 ही नहीं, मैं यहाँ पे माइनस का 1 अगर रखूंगा तो माइनस का 6 आंसर आएगा। यहाँ माइनस का 2 रखूंगा तो माइनस का 3 आंसर आएगा। माइनस का 3 लूंगा तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 6 रखूंगा तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि प्लस माइनस, देखो ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आएगा। प्लस माइनस यहाँ पे रखूंगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब एक बार हम प्लस की वैल्यू लेके एक बार हम माइनस की। इंटीजर क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। तो बेसिकली कितनी वैल्यू हो गई n की, भाई 2 तो हो गई यहां से प्लस माइनस 1, 2 हो गई यहां से प्लस माइनस 2, 2 हो गई यहां से प्लस माइनस 3, और 2 हो गई यहां से प्लस माइनस 6। तो टोटल अगर आप इनको करेंगे 2 + 2 + 2 तो 8। तो टोटल हम n की कितनी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, 8। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप में आजकल एक ट्रेंड कह सकते हैं, एक चलन में है ये क्वेश्चन, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर पे। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये है हमारा P and Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो सकारात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं P और Q। ये कहना चाह रहा है सच दैट PQ = 64, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, इन दोनों का गुणा करके 64 दे दिया है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ P + Q। तो P + Q की निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कि इसने कहा 20, दूसरा है 65, तीसरा है हमारा 16, और चौथा ऑप्शन है हमारा 35। तो बच्चों दो इंटीजर्स हैं P और मल्टीप्लाई Q करके आपको दे रखा है यहाँ पे 64। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट जो है आपका 64 आ जाए।
चलो चलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों p की जगह पे मैं 1 रखूंगा और q की जगह पे 64, क्योंकि 64 1 जा 64 होता है। और यहाँ पे मैं अब p प्लस q को जोड़ता हुआ भी चलूंगा साथ साथ। तो यहाँ पे 1 प्लस 64 को अगर मैं ऐड करूंगा तो आएगा हमारा 65। तो ये तो है 65 ऑप्शन में है, तो जो नहीं हो सकता वो बताना है, ठीक है। तो 65 तो हो सकता है। फिर है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32, ये 64 हो गया। तो यहाँ पे p प्लस क्यू में जब करूंगा 2 प्लस 32 करूंगा तो देखिए 34। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि 35 इसमें दे रखा है, 35 नहीं हो सकता, 34 होना चाहिए वो। लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं क्या हो सकता है। फिर 4 और 16, ये भी 64 होता है। 4 इंटू 16, तो 4 प्लस 16 करेंगे तो बच्चों आएगा 20। ये भी हमारा गिवन है ऑप्शन ए में। फिर और क्या हो सकता है बच्चों, इसके बाद हो सकता है हमारा ओके, ये हमारा 16 प्लस 4 हो गया 20। तो देखो 16 भी हो गया 20 भी हो गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है इसके अलावा, इसके अलावा और क्या हो सकता है। हाँ भाई 64 के अगर हम फैक्टर करके देखें यहाँ पे तो देखिए क्या आएगा। देखो जब आपको उसके फैक्टर्स पता करने हो तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो, अगर हो सकता है किसी बच्चे की टेबल उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इस प्रकार से फैक्टराइज करके देख सकते हैं। तो ये जो राइट साइड में हमने लिखे हैं 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो इनकी हेल्प हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे तो हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा है 8 वाला। तो अगर मैं 8 मल्टीप्लाई 8 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 64। और 8 प्लस 8 क्या होता है प्यारे बच्चों, 16, ठीक है। तो देखो 16 भी है वहाँ पे, ठीक है। 65 हमारा ऑप्शन बी में आ गया, 20 ए में आ गया और 16 सी में आ गया। तो क्या बचा 35। तो 35 जो है कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा भी रहे हैं आजकल। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, मैंने सोचा आपको एक बार बता दिए जाए, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना भी है इनकी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है हमारे, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर पे चलते हैं प्यारे बच्चों। इंटीजर्स के बारे में आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का हमारा जो नंबर है प्यारे बच्चों, जरा उसको देख लेते हैं। उसका जो नाम है वो हम नए पेन से एक बार लिख देंगे, न्यू कलर से। तो ओके चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं, ये आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था जब मैंने चार्ट आपके सामने बनाया था, कि ये सारे होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है जीरो से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब ये चलते जाते हैं, ये माइनस में नहीं हो सकते। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जीरो जो है ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, ये भी आपको बताया गया है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, इंटीजर्स। इंटीजर से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि इंटीजर्स हैं सारे, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स विच बिगिंस विच बिगिंस विद जीरो एंड goes up to plus infinity are called whole numbers.
तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4, ऐसे चलते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की ओर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम अगर देखो जीरो, आपको पता है कि ना तो वो पॉजिटिव होता ना ही वो नेगेटिव होता। तो मैं इसको, इसकी डेफिनेशन को अलग तरीके से अगर लिखना चाहूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे। और जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वे होल नंबर का कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें जीरो को भी सम्मिलित हमने कर लिया। सो इफ वी इंक्लूड जीरो इन पॉजिटिव इंटीजर्स, देन दैट पर्टिकुलर कलेक्शन विल बी द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि पॉजिटिव इंटीजर्स including zero are called whole numbers। तो ये आपने देखी, डेफिनेशन देख ली होल नंबर्स की भी, पूर्ण संख्याओं की भी आपने परिभाषा देख ली। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी नंबर लाइन बना के भी इनको दर्शा देता हूँ। ये लो जी, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और इधर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप को नंबर को एक बार हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा, नेक्स्ट टाइप है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो ये भी होल नंबर का छोटा भाई समझ लीजिए आप। छोटा भाई इसलिए क्योंकि इसमें जीरो नहीं होता, तो जीरो को छोड़ के जो भी हमारे इंटीजर्स बचते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, वे सारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि होल नंबर्स में से अगर हम जीरो को हटा दें तो वो कलेक्शन किसका बन जाएगा, नेचुरल नंबर्स का। तो होल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। ऊपर क्या था, इंक्लूडिंग, पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने इंक्लूड किया था, सम्मिलित किया था, यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो होल नंबर्स में से एक्सक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। सीधी सी बात है भाई, हमने जीरो को जब हटा ही दिया तो मैं कह सकता हूं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारी सकारात्मक जो पूर्णांक संख्याएं हैं वे क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते प्लस इन्फिनिटी तक, और एक छोटी सी नंबर लाइन भी बना देते हैं। देखिए ये होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 और प्लस इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये देखिए होल नंबर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर्स भी हो गए। तो अब हमें आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइप को नंबर को देखना है अभी, और उसका नाम है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स को देखते हैं। विषम संख्याएं, सम संख्याएं, आपने हिंदी में इनका नाम सुना होगा, सम और विषम संख्याएं, तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं बच्चों। यस, चलते हैं अब हम अगले नंबर की ओर। जो यस, ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। तो भाई जितनी भी हमारे सकारात्मक पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना,
और उनमें से जो 2 से विभाजित ना हो सके, ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो सके उनको हम क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स which are not divisible, not divisible by 2 are called odd numbers। जैसे अगर हम इनके उदाहरण लें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलते जाएंगे। ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होता है इनका भी। तो ये जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं हो सकती। वी कैन नॉट डिवाइड दीज टाइप ऑफ नंबर्स बाय 2, सो दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड odd numbers। So we can say positive integers which are not divisible by 2 are called odd numbers। So this is very important because some questions will be there based on odd numbers and even numbers। So my dear students, let's see the next type of number here, which is even numbers। तो इवन नंबर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट ही है, मान के चल सकते हैं हम ओड नंबर्स का, कि भाई वो ओड नंबर्स क्या थे, 2 से डिवाइड नहीं होते थे, और ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बस सिंपल सा अंतर है इनमें। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल, देखिएगा, विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे चलते जाएंगे। ये भी इनफाइनाइट होते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक अलग सी इनकी जानकारी एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली यहीं पे। आगे भी चर्चा करते रहेंगे इन फॉर्मूलेज की, लेकिन अब बात चल रही है ओड नंबर इवन नंबर की, तो उनके कुछ फॉर्मूले हैं, एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं एवरेजेस में या फिर अर्थमेटिक में। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का मतलब ये कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे, अगर ये n टर्म्स हैं, n संख्याएं को अगर आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे आप। मान लीजिए मैंने कहा आपसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 एन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो उसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, और वो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर, क्वेश्चन यहीं पे आपको दिखा देता हूं मैं एक बार। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर्स। तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आप। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है बच्चों, एन की वैल्यू यहाँ पे 50। तो सीधे सीधे जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बोले तो 2500। तो ऐसे आपको तुरंत इसका आंसर बता देना है। अब थोड़ा सा इवन नंबर्स के बारे में भी देख लेते हैं, इवन नंबर्स के बारे में भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों।
तो जी सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब कहने का ये है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे करते करते अगर हम एन टर्म्स को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला है, सम हो जाएगा इनका एन एन प्लस सिंपल। ठीक है बच्चों, तो अगर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो ये हो जाएगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग करना है, जोड़ना है, कितना होगा। तो उसके लिए प्यारे बच्चों सीधे सीधे एन की वैल्यू क्या है 50, तो फॉर्मूला आपके पास है सम का, ये हो जाएगा हमारा 50 × 50 + 1, ये हो जाएगा 50 × 51। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है। और चलिए थोड़ा सा हम इतना आगे तो आए नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक बार नेचुरल नंबर का सम भी एक बार देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में भी थोड़ा सा एक बार, जब सम के बारे में चर्चा चल ही रही है तो बच्चों एक बार नेचुरल नंबर्स को भी देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों कहने का मतलब ये कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते अगर एन टर्म्स हैं तो इनका फॉर्मूला है बच्चों n × n + 1 और अपॉन में 2। देखो कितना सिंपल है। तो ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं। सेम वही अगर यहाँ पे आपको अगर एक एग्जांपल दे दिया जाए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। डायरेक्ट यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में 50 × 51 बटे में 2, 2 से 50 कट जाएगा, आ गया 25, तो आ गया हमारे पास 25 × 51। ठीक है बच्चों, तो 25 × 51 क्या हो जाएगा, 1275। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों जरा सही से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चन खूब आते हैं। तो हम अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आपने डेफिनेशन देख ली, कुछ फॉर्मूले देख लिए, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। तो इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चलिए चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्यारे बच्चों
प्रॉपर्टीज में आता है भाई, अगर एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से जोड़ दें तो जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 2 + 6 = 8। ठीक है। दूसरा देखिए, इवन माइनस अगर इवन कर दें प्यारे बच्चों, इवन माइनस अगर इवन कर दें तो क्या आएगा, वो भी इवन ही आएगा। ठीक है। मतलब अगर मैंने 6 - 4 कर दिया तो 2 आया, देखो तो इवन आया। इवन की मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से कर देंगे तो क्या आएगा, वो भी इवन ही आएगा। बच्चों 6 × 4 करेंगे जब आप, तो क्या आएगा 24, जो कि एक इवन नंबर है। फिर इवन को अगर डिवाइड कर दें इवन से, देखना जरा, तो वो क्या है बच्चों, वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इवन और ओड दोनों हो सकता है। ठीक है भाई, जैसे अगर मैंने 6 को यहाँ पे डिवाइड किया 3 से, तो क्या आया, नहीं 6 को हमने नीचे और ऊपर दोनों इवन नंबर लेने हैं, क्योंकि इवन को इवन से डिवाइड करना है। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया 16 और नीचे लिया मैंने 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब आपने 16 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया, आपके पास आया 4, जो कि एक इवन नंबर है। तो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं, देखिए 24 को मैंने 8 से डिवाइड किया, इवन को इवन से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, 3 आया। तो देखो एक एक बार इवन आया, एक बार ओड आया। तो इवन भी आ सकता है और ओड भी आ सकता है डिवीजन के केस में। ठीक है। अब हम देखते हैं जरा ओड नंबर के बारे में, कुछ थोड़ा सा देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं हम ओड नंबर के बारे में। इसमें है ओड प्लस ओड अगर करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमेशा इवन आएगा। देखना, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 3 और 5 को जोड़ दिया तो आंसर 8 आया। ठीक है। तो यहाँ पे ओड ओड को हमने जोड़ा तो आंसर आया हमारा इवन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। ओड में से अगर ओड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, ये भी इवन ही आएगा। ठीक है भाई, 5 में से 3 को घटा दूंगा तो 2 आएगा। 2 क्या है, इवन नंबर है। फिर देखते हैं बच्चों, ओड मल्टीप्लाई अगर ओड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ओड आएगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। तो जैसे 5 × 3 मैंने किया तो आंसर क्या आया बच्चों, 15 आया। मतलब ओड मल्टीप्लाई ओड किया तो आंसर क्या आया, ओड। अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर मैंने ओड को डिवाइड कर दिया किसी ओड नंबर से तो आंसर इसमें क्या आएगा बच्चों, ओड ही आएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 15 को डिवाइड किया 3 से तो आंसर क्या आया, 5 आया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें आगे भी चलते हैं, कुछ और भी प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इवन को अगर ओड के साथ अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा बच्चों, इवन और ओड हमेशा जुड़ के क्या आएगा, ओड आएगा प्यारे बच्चों। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 को और 5 को अगर जोड़ दिया देखो तो क्या आएगा, हमारा 9 आएगा, जो कि एक ओड नंबर है। तो इवन और ओड का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वो भी क्या आएगा,
ओड आएगा। मान लेते हैं इवन है हमारा 10 और इसमें से मैंने ओड है 7 को घटा दिया, तो आंसर क्या आया 3 आया, जो कि एक ओड नंबर है। अब जरा इवन और ओड की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इवन मल्टीप्लाई ओड करके देख लेते हैं, तो ये आएगा बच्चों इवन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें कई बार क्या है, यूनिट डिजिट पे कौन सा संख्या आएगा उसके बारे में कई बार पूछ लेता है, कौन सा अंक आएगा। तो इसमें इवन और ऑड, तो सबसे क्लासिक एक एग्जांपल में लेना चाहूंगा। अगर देखिए यहाँ पे मैंने लिया इवन में 2 ले लिया और ऑड में मैंने ले लिया 5, तो आंसर मेरा क्या आया 10। ठीक है, तो 10 आया। तो इसमें मैं एक साथ में एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि अगर कई बार पूछ लेता है कि यूनिट प्लेस पे कितनी जीरोज आएंगे, मतलब या फिर यूनिट टेंस 100 प्लेस पे कितनी जीरोज आएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर 2 और 5 कहीं पे मल्टीप्लाई होगा तो वो यूनिट प्लेस पे जीरो आपको देगा ही देगा। तो खैर मल्टीप्लाई देख रहे थे हम इवन और ओड की, आंसर हमारा इवन आया। फिर एक बार डिवीजन के बारे में देखते हैं। अगर इवन को डिवाइड करते हैं अगर ओड से तो क्या आएगा, तो आंसर हमेशा इवन आएगा प्यारे बच्चों। देखो अगर मैं यहाँ पे 20 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो आंसर मेरा क्या आया 4, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। देखो प्रॉपर्टीज इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आजकल यहीं पे बेसिक पार्ट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये मत समझना कि ये प्रॉपर्टी तो हमें आती हैं और ये तो आती हैं लेकिन इन पे कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस लगभग हम कंप्लीट करने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। तो अब देखिए अगर मैं ओड प्लस इवन करता हूं तो ओड आएगा। अगर मैं देखो ओड प्लस इवन अगर करता हूं, आंसर मेरा ओड आएगा। कहने का मतलब अगर मैं 1 को ऐड करता हूं 4 में तो 5 आया, जो कि एक ओड नंबर है। फिर अगर मैं ओड माइनस इवन करता हूं तो इसमें भी आंसर हमारा ओड में ही आएगा। कहने का मतलब 9 में से अगर मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मेरा 7 आया, जो कि एक ओड नंबर है। तो ओड मल्टीप्लाई अगर इवन करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो आंसर क्या है 28, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन का केस, ओड डिवाइड बाय इवन नंबर, तो क्या आएगा आंसर। कभी भी प्यारे बच्चों ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, नेवर डिविजिबल। ठीक है, नेवर डिविजिबल। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ओड नंबर ले लिया यहाँ पे 3 और नीचे ले लिया मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। देखो तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। हाँ, डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि डेसिमल में नहीं कर, डेसिमल में कर सकते हैं लेकिन इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, कहने का मतलब। ठीक है ना, आंसर जो है वो इंटीजर में नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने देख लिए। तो अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई, तो सही जानकारी ना मिलने के कारण बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगला टाइप ऑफ नंबर है जो हमारा प्यारे बच्चों, उससे आप भली भांति परिचित हैं। तो एक बार देख लेते हैं, आपको आइडिया लग ही गया होगा कौन सा नंबर है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो ये वे संख्याएं होती है प्यारे बच्चों जिनके केवल दो ही विभाजक होते हैं। ठीक है, मतलब दो फैक्टर होते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है क्योंकि 1 तो सबका होता है, और फिर दूसरा उसका फैक्टर होता है वो खुद नंबर।
अब आप कहेंगे कि ये तो सबके ही होते हैं भाई, वन वन और खुद नंबर तो सारे नंबर के साथ है तो केस एप्लीकेबल है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि ओनली, केवल यही, ना कम ना ज्यादा, दो से कम फैक्टर भी नहीं चलेंगे, दो से ज्यादा फैक्टर भी नहीं चलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी नंबर के एक फैक्टर भी हुआ या तीन चार पांच जितने फैक्टर हुए, वे फिर प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। तो मैं बहुत ही एक प्रीसाइज डेफिनेशन यहां पे देना चाहता हूं, नंबर्स विच हैव, नंबर्स विच हैव ओनली, ओनली, ये वर्ड ध्यान रखना, ओनली, सिर्फ, केवल, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, केवल दो फैक्टर्स, ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया देखो। और वे कौन कौन से, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वन जो है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं उसको भी, ये अपना जो डाउट है इसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं वन। तो बच्चों वन, हमने कहा कि दो फैक्टर होने चाहिए, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो वन का एक फैक्टर तो वन हो ही गया, और फिर नंबर इटसेल्फ भी वन हो गया। तो भाई वन तो एक ही तरीके का होता है ना, ऐसा तो है नहीं दो तरह के या तीन तरह के वन हो। तो एक ही फैक्टर हुआ कुल मिला के, जबकि हमें जरूरत है दो फैक्टर की। तो मैं कह सकता हूं यहां पे वन इज नॉट, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो वन जो है, एक जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? सिंस वन हैज ओनली वन फैक्टर, क्योंकि वन का केवल एक है और हमें चाहिए कम से कम दो। ठीक है बच्चों, तो अब टू को लेते हैं जरा, टू को लेते हैं। टू का एक फैक्टर हो गया वन, और एक फैक्टर खुद टू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि टू जो है हमारा प्राइम नंबर है, और टू जो है एक सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि टू इज दी फर्स्ट, तो पहली अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर, टू इज द फर्स्ट। और साथ में क्या है ये, एक सम संख्या भी है ना, तो इसके बाद कोई भी सम संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। मतलब अदर देन टू, टू को छोड़कर कोई भी जो इवन नंबर है ना, तो नो इवन नंबर कैन बी ए प्राइम नंबर अदर देन टू। ठीक है, तो टू इज द फर्स्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर, टू इज द फर्स्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो पहला तो ये है ही, और एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा थ्री। तो थ्री के फैक्टर्स कितने हैं, एक और तीन। तो यस, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। साथ में कैसा प्राइम नंबर है ये, ओड। तो पहला ओड, जैसे पहला इवन था, पहला पहला ही नहीं मैं तो कहूंगा, बल्कि पहला और आखिरी इवन प्राइम नंबर वो टू ही है। यही पहला भी है और ये आखिरी भी है अगर इवन प्राइम की बात करूं तो। लेकिन तीन क्या है यहाँ पे, थ्री इज दी फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। वैसे तो इसके अलावा बहुत अधिक जितने भी होंगे सारे ओड ही होंगे, जो प्राइम नंबर भी होंगे। तो थ्री इज द फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। लेकिन सारे ओड नंबर प्राइम होंगे या कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो थ्री जो है, इसके बाद थ्री के बाद फाइव आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा, सेवनटीन आ जाएगा, नाइनटीन आ जाएगा, 23 आ जाएगा,
ठीक है, 29 आ जाएगा, 31, और इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 को देखो, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4, तो 3 फैक्टर हो गए इसके। तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो क्या है फिर, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? सिंस 4 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, देखो प्राइम नंबर्स को भी हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया है, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वे पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा देता हूं, वो आपको याद रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं लिख देता हूं। थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ सेकंड्स प्लीज, मैं कुछ पेजेस ऐड कर रहा हूं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याओं के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि 100 से लेके, हाँ 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? तो वे होंगे प्यारे बच्चों 25। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर 1 to 200 देखें, देयर आर 46 प्राइम नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में? 1 से लेके 100 तक तो हो गए 25, 1 से लेके 200 तक हो गए हमारे 46, 46। सो 1 to 200 हो गए हमारे 46 प्राइम नंबर्स। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई 100 और 200 के बीच में, तो आपको साफ डिफरेंस नजर आ ही रहा होगा। तो देर आर 21, लेकिन ये आपको डायरेक्ट याद रहेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो 21 प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 to 200। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 के बारे में भी एक बिंदु यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 1 जो है प्राइम नंबर तो है ही नहीं, साथ में कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिट बोले तो भाज्य संख्या है, वो अभी इसके बाद हम करने वाले हैं। तो मैं आप लेकिन फिर भी लिख देता हूं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। तो इसमें मैं एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं कि अगर मान लेते हैं आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर, जैसे मैं कहूं अगर कि भाई फाइंड वेदर 241 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। देखने में तो लग रहा है प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि एक से और अपने आप से ही डिवाइड हो जाए बस ये। ठीक है ना, एक से और अपने आप से जो डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो
अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है प्यारे बच्चों। एक टेस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उससे आप किसी भी नंबर के बारे में पता कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार टेस्ट, क्या टेस्ट है इसके लिए। टेस्ट एक बार देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चंस को इजी कर देता है हमारे लिए। तो इसमें प्यारे बच्चों, मैं आपको एक, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, हमें देखना है एक ऐसा नंबर जो जो दिया हुआ जो नंबर है उससे जस्ट बड़ा हो, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे हमारे 241 है, तो 241 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो सकता है भाई? अगर हम लेके चले यहाँ पे, अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, इससे छोटा है बहुत। तो ऐसे 13 का देखेंगे 169, वो भी छोटा है। 14 वो भी छोटा है। 15 225 वो भी छोटा है। लेकिन 16 का अगर हमने स्क्वायर देखा तो 256 है, जो कि 241 से बड़ा भी है और जस्ट ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो पहले मैं ये टेस्ट समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार थोड़ी डेफिनेशन टाइप में। एक सेकेंड, बस अलग पेन से एक बार लिख देते हैं इसको। राइट, तो माना कि लेट एक्स बी अ गिवन नंबर, ये दिया हुआ नंबर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 241 है, एक्स हमने मान लिया वो नंबर है जो दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें के फाइंड करना है। तो के क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक सम पूर्णांक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट, इस प्रकार से, इस प्रकार से, सच दैट जो के का जो स्क्वायर, जो मैं आपको बता रहा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, के का जो स्क्वायर है वो बड़ा हो एक्स से। जैसे हमने 256 वो देखा था, वो बड़ा था 241 से, तो बिल्कुल सेम वही बात है। अब हम क्या करेंगे, नाउ इफ एनी, if any of the prime number, if any of the prime number less than k, मतलब अगर 16 से, जो 16 का स्क्वायर हमारा 256 था वहां पे, जो कि बड़ा था 241 से, हमें k से छोटे, जो कि यहाँ पे 16 है, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर देख लेते हैं। और उनमें से अगर किसी ने भी अगर इसको डिवाइड कर दिया x को, मतलब 241 को 16 से छोटे किसी भी प्राइम नंबर ने अगर डिवाइड कर दिया, तो फिर 241 एक प्राइम नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने एक तीसरा फैक्टर ढूंढ लिया। ठीक है ना, हमने एक तीसरा फैक्टर और ढूंढ लिया इसका, जबकि फैक्टर होने चाहिए सिर्फ दो। ठीक है, तो जरा देखते हैं आगे क्या कहता है। इफ एनी ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन के, विल डिवाइड एक्स, अगर उसने एक्स को डिवाइड कर दिया तब वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। देन एक्स विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। बस, ये आपको मैंने एक डेफिनेशन टाइप में, एक स्टेटमेंट टाइप में मैंने आपको अपनी बात को यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है प्यारे बच्चों। तो 241 का जिक्र चल रहा था, तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखना यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है हमारा 241। ठीक है, तो यहाँ पे k क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था 16। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा k का स्क्वायर है वो बड़ा है किससे, x से, मतलब 16 का स्क्वायर बड़ा है हमारा किससे, 241 से। अरे भाई 256 है ना 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256, जो कि बड़ा है 241 से। तो अब हम प्राइम नंबर्स देखेंगे इससे छोटे, प्राइम नंबर्स लेस देन 16,
लेस देन 16, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस। तो इनमें से चेक करेंगे क्या 2 जो है 241 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 3 बिल्कुल भी नहीं भाई, 3 डिवाइड नहीं करेगा, 5 डिवाइड नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा, किसी ने डिवाइड किया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 241 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 241 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 16, therefore so 241 is a प्राइम नंबर। 241 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी इनमें से डिवाइड कर देता, ये जो प्राइम नंबर है लेस देन 16, तो फिर ये क्या होता? फिर ये प्राइम नंबर नहीं रहता प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने एक तीसरा फैक्टर भी हमें मिल चुका होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और अगली क्लास में हम बाकी बचे नंबर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे और साथ में कुछ बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, कैट, सीसेट, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग एंड ऑल द अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो प्लीज हमारे साथ आप बने रहिए कि हमारा सेशन 3 आज कंप्लीट हो गया है और हम अगली क्लास में भी बाकी बचे जो नंबर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे अगर रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिवीजन जब करते रहोगे, जो डेफिनेशंस वगैरह हम देख रहे हैं, तभी उनको आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।